डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं उपेंद्र मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आईटीसी इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया गया था और आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और साथ ही एक सीक्वेंस से सभी टेंसों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। दूसरी बात, जो हाई लेवल के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के, वो लोग जो है कि इसको पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट फिट होगा और उनके लिए यूजेज ऑफ टेंस एक अलग से सीरीज बना के मैं डालूंगा। उसको वे देखेंगे तो टेंस से कोई समस्या नहीं रहेगी एग्जाम में। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या लिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, सबका बात मतलब एक ही होता है। अब आइए, सबसे पहले किसी भी टेंस को जानने के लिए उसकी पहचान जरूरी है। कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई वाक्य ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है कि सिंपल प्रेजेंट का है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो सबसे पहले हम लोग पहचान जानेंगे। तो देखिए, इस टेंस के यहाँ लिखा हुआ है हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगे होते हैं। याद रखेंगे फिर से, हिंदी क्रियाओं के अंत में क्या लगा होता है? रहा है, रही है, रहे हैं। फिर देखिए यहाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, खा एक क्रिया है। यहाँ समझिए, खा एक क्रिया है जो खा धातु से बना है। खाना, पढ़ मतलब पढ़ना, खेल मतलब खेलना, तो खा में लग गया रही है, तो ये हो गया खा रही है। खा रही है, देखिए खा रही है। यहाँ पर पढ़ में लग गया रहा है, तो ये अर्थ निकला पढ़ रहा है। ये खेल में लग गया रहे हैं, तो खेल रहे हैं। ये टोटल अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बस यही बताइएगा कि ये हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आगे कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखेंगे इसका कुछ स्ट्रक्चर। पहले हम लोग जाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो वाक्य होते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ ध्यान देंगे, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम लेते हैं, फिर वर्ब का चौथा रूप लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ कि वर्ब का चौथा रूप हम लोग बनाते कैसे हैं। तो वर्ब के पहला रूप में जब हम लोग आईएनजी ऐड कर देते हैं तो चौथा रूप बन जाता है। जैसे इट वर्ब का पहला रूप है, इसमें आईएनजी लगा तो ईटिंग V4 हो गया। प्रे में आईएनजी लगा तो प्रेइंग V4 हो गया। रीड में आईएनजी लगा तो रीडिंग, ये V4 यानी वर्ब का चौथा रूप हो गया। फिर सिंग में आईएनजी लगा तो सिंगिंग, ये भी वर्ब का चौथा रूप हो गया। जैसे अगर हमें कहना हो कि एग्जाम्पल के लिए कि राम पटना जा रहा है, जा रहा है कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट राम है। मैं आपको बता दूं, राम सब्जेक्ट है क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति ही सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ काम करने वाला व्यक्ति कौन है? राम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और पटना, देखिए कोई भी स्थान मिले तो उसको विशेषकर कॉम्प्लीमेंट में रखा जाता है, ऑब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे बेहतर तरीका है क्या, किसे। क्या और किसे से जो जवाब मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या से जवाब नहीं मिल रहा है कि राम क्या जा रहा है, कोई जवाब नहीं है, बट कहाँ जा रहा है ये जवाब है। तो स्थान मिल जाए आपको तो उसको आप लोग कर दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट में। कोई भी स्थान मिल जाए तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, COMP। यहाँ देख लीजिए COMP और LEMENT, कॉम्प्लीमेंट। तो राम यहाँ कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, और पटना जैसे कि आप देख रहे हैं
पटना यहाँ कॉम्प्लीमेंट हो गया और जा रहा यहीं V4 हो गया और हैं इसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे HV। क्या बोलेंगे? HV। तो हम लोग इसको अंग्रेजी में यदि कहना हो तो कैसे कहेंगे ये देखिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब राम के साथ इज, उसके बाद गोइंग जा रहा का V4 लगाएंगे गोइंग, और गोइंग के बाद या गो के बाद या वेंट के बाद या गॉन के बाद वर्ब के किसी भी रूप के बाद कोई जगह आवे तो टू जरूर लगाते हैं। पटना क्यों लगाते हैं ये प्रीपोजिशन चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो राम इज गोइंग टू पटना यानी राम पटना जा रहा है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इससे पहले आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो ये सीख लीजिए कि आई के साथ एम लगता है, ही सी इट, वन नेम हो अगर तो इसके साथ इज लगता है, और फिर मैं आपको बता दूं वी हो, यू हो, दे हो या फिर नेम्स हो तो इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, खूब ध्यान देंगे। आई के साथ एम, ही सीट के साथ इज, और वी यू दे और नेम्स मतलब एक से अधिक नाम तो इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है, ARER। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है, ये है एग्जाम्पल्स थोड़ा डिटेल्स बनाने के लिए। आइए हम लोग बनाते हैं। जैसे मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या होगा यहाँ कैसे बनाएंगे? आई मैं हो गया, एम उसके बाद प्रार्थना करना का चौथा रूप प्रेइंग, ध्यान रखिएगा गॉड के पहले टू लगा देंगे। आई एम प्रेइंग टू गॉड, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी भाभी सब्जी छील रही है, वाह क्या बात है। सब्जी छीलना, छीलना का अंग्रेजी पीलिंग होता है, PELLING पीलिंग। तो भाभी का क्या होता है? तो देखिए क्या होता है भाभी का, सिस्टर इन लॉ होता है। तो माई सिस्टर इन लॉ इज पीलिंग, और क्या छील रही है? तो वेजिटेबल्स। ये ऑब्जेक्ट को हमेशा लास्ट में रखते हैं, इसमें सब्जी जो है ये ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं, बगीचा में फूल खिल रहे हैं, बगीचा में फूल खिल रहे हैं तो पहले फूल खिल रहे हैं का बनाएंगे हम लोग क्योंकि फूल ही इसमें का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बहुत सारे फूल बगीचा में खिलते हैं तो फ्लावर न होकर के फ्लावर्स हो जाएगा। फ्लावर्स आर और खिलना का चौथा रूप ब्लूमिंग, और कहाँ खिल रहे हैं? तो इन द गार्डन। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, बगीचा में फूल खिल रहे हैं। आगे देखते हैं, कटोरा में अंडे उबल रहे हैं, वाह क्या बात है। इसको बनाएंगे एग्स आर बॉइलिंग, BOILING बॉइलिंग। अब कटोरा का होता है इन द बाउल, BOWL। एग्स आर बॉइलिंग इन द बाउल। ये देखिए कितना मस्त है, दादी नींबू निचोड़ रही है तो दादी का ग्रैंड मदर, और निचोड़ना का स्क्वीजिंग होता है, SQUEEZING। हम लोग कैसे बनाएंगे? दादी द ग्रैंड मदर इज स्क्वीजिंग, और यहां ले लेंगे लेमन, LEMON लेमन। ये ध्यान देंगे, अगर आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं फिर लिख दे रहा हूं लेमन, LEMON। यहां मैंने लिखा था LEMON। दादी नींबू निचोड़ रही है, द ग्रैंड मदर इज स्क्वीजिंग लेमन, कटोरा में अंडे उबल रहे हैं, एग्स आर बॉइलिंग इन द बाउल, बगीचा में फूल खिल रहे हैं, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन, मेरी भाभी सब्जी छील रही है, माई सिस्टर इन लॉ इज पीलिंग वेजिटेबल्स,
मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, आई एम प्रेइंग टू गॉड। इसी तरह आप लोग बहुत सारे वाक्य रहा है रही है में लेके बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेंस पे पकड़ करें तो टेंस के भी इस लेक्चर को देख करके और इस पर कम से कम 20-20, 25-25 वाक्य आप लें जिस क्रिया के अंत में रहा है रही है लगा हो, और इसी रूल के अनुसार जो आपको यहाँ बताया गया सब्जेक्ट प्लस ये देख रहे हैं इज, आर, एम या वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट पर आप बनाएं। यहाँ मैंने बता ही दिया कि कहाँ एम लगेगा, कहाँ इज लगेगा, कहाँ कहाँ आर लगेगा, किन किन सब्जेक्ट के साथ आर होगा, किस किस सब्जेक्ट के साथ एम होगा, किस किस सब्जेक्ट के साथ इज होगा। तो फिर मैं चलता हूँ आगे के स्क्रीन पे और देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, फिर आपको यदि टेंस और बेहतर रूप से समझना है तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ यू वांट टू कमांड एट टेंस चैप्टर you will have to take practice daily, then you are able to solve the problem basis on present continuous. If you find any sentence in Hindi language, then you are able to translate into English if you take care what am I saying that। आगे देखिए, हम लोग चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर क्रियाओं के अंत में रहा है रही है रहे हैं होंगे वही केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकती हैं। देखिए स्क्रीन पे लिखा है कि कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनके अंत में रहा है रही है रहे हैं नहीं लगे होते हैं, फिर भी वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होती हैं। अब बताइए कैसे। जैसे यहां देखिए क्रिया है खड़ा है, खड़ा है यानी खड़ा होने की क्रिया उसकी कंटिन्यू है, जारी है। कंटिन्यूअस बताता क्या है कि काम जारी है, काम हो रहा है अभी। तो खड़ा है भिखारी दरवाजे पर, यानी उसकी खड़े होने की क्रिया अभी जारी है। फिर देखिए हम लोग वर्ग में बैठे हैं, यानी बैठने की क्रिया हम लोग की जारी है, ये भी कंटिन्यूअस में है। और बच्चा बिछावन पर सोया है तो सोने की क्रिया उसकी जारी है। तो जहां भी क्रिया आपको जारी लगे, कंटिन्यू लगे, उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हर क्रियाओं के अंत में रहा है रही है रहे हैं होंगे तो वही कंटिन्यूअस है, बट जनरली 90% 99% जो क्रियाएं होती हैं रहा है रही है रहे हैं वाले वो कंटिन्यूअस होती हैं। लेकिन ये कुछ क्रियाएं हैं जिनको याद कर लेंगे आप, जैसे कि भिखारी दरवाजे पर खड़ा है यानी उसके खड़े होने की क्रिया अभी जारी है, तो ये भी कंटिन्यूअस में होगा। बहुत लोग इसको दूसरे टेंस में ले लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, सब कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए सब कुछ बताना पड़ता है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, द वेगर इज स्टैंडिंग, स्टैंड में आईएनजी जोड़ेंगे, स्टैंडिंग एट द डोर। यहां पर का अंग्रेजी एट लगेगा, इसलिए कि दरवाजे पर यानी दरवाजे के आसपास, और आसपास के अर्थ में पर का अंग्रेजी एट होता है। आगे देखते हैं, हम लोग वर्ग में बैठे हैं यानी हम लोग की बैठने की क्रिया जारी है, तो वी आर सिटिंग इन द क्लास। और बच्चा बिछावन पर सोया है, तो बच्चा मतलब चाइल्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा बेबी लिखिए। द बेबी इज स्लीपिंग, यानी सोने की क्रिया उसकी क्या है, जारी है। तो जहां भी जारी आ जाएगा आईएनजी वर्ब में लगा दीजिएगा। तो द बेबी इज स्लीपिंग ऑन द बेड। यहां देखिए पर का अंग्रेजी ऑन हो गया और यहाँ एट हो गया, दोनों में क्या अंतर है ये समझिए। ये आसपास के लिए पर का अंग्रेजी एट होता है, और दो चीज जब आपस में सटा हो तो वहां पर का अंग्रेजी ऑन होता है। जैसे मुझे कहना हो कि टोपी मेरे सिर पर है तो उसके लिए ऑन लगेगा, द कैप इज ऑन माई हेड। भिखारी दरवाजे पर खड़ा है उसके लिए एट लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। अगर अफर्मेटिव का प्रैक्टिस करना चाहते हैं अफर्मेटिव का, तो आप जो है 10, 20, 25, 50 वाक्य जितना आप हिंदी में लिखोगे या सोचोगे, इंग्लिश बनाओ, हिंदी सोचो इंग्लिश बनाओ, भाई हिंदी सोचो इंग्लिश बनाओ। उसके बाद आप निश्चित रूप से टेंस पर कमांड कर लोगे।
आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट पर अगर कमांड करना हो तो मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ टाइम एंड टेंस का एक अलग सीरीज है और वॉइस का अलग है, प्रोज का अलग है, पोएट्री का अलग है। ज्यों ज्यों जो है कि मैं लेक्चर तैयार करूँगा मैं अपलोड करता जाऊँगा, आप लोग इसका लाभ लेते जाएं। आइए समझते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर पहले याद कर लीजिए। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर इज, आर या एम लेते हैं, उसके बाद बस इसमें एक नॉट लगाते हैं, फिर V4 वहीं वर्ब प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल के लिए कि नल नहीं चल रहा है, नल। तो नल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, टैप। क्या कहते हैं? द टैप इज नॉट, चलना का रनिंग होगा, द टैप इज नॉट रनिंग। यहां देखिए नल नहीं चल रहा है, हवा नहीं चल रही है, तो इसका हो जाएगा द वाइंड, द वाइंड इज नॉट ब्लोइंग। ब्लोइंग, ब्लोइंग मतलब बहना होता है, तो द वाइंड इज नॉट ब्लोइंग। उसके बाद है रोगी सांस नहीं ले रहा है, बोलेंगे द पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, द पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग, रोगी सांस नहीं ले रहा है। तो फिर से आप देख लें, बस हम लोग क्या लगा रहे हैं इसमें, सब चीज वही है, केवल नया चीज नॉट लग रहा है तो निगेटिव बन जा रहा है। मैं बता दूं, पिछले लेक्चर में बताया हूं, निगेटिव का मतलब नकारात्मक और अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, और इसके बाद इंट्रोगेटिव मिलेगा, प्रश्नवाचक, उसके बारे में समझेंगे। फिर एक बार मैं रिमाइंड कर दूं कि सब्जेक्ट प्लस इज या आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो फिर आप देख लें, नल नहीं चल रहा है, द टैप इज नॉट रनिंग, हवा नहीं चल रही है, द वाइंड इज नॉट ब्लोइंग, रोगी सांस नहीं ले रहा है, द पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। WH नहीं बल्कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। यहां देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव में करते क्या हम लोग कि इज आर एम को बाहर निकाल लेते हैं, और जैसे इसको बाहर निकालते हैं इसका अर्थ निकलता है क्या, और इसको हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक। ध्यान रखेंगे, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब। तो क्या अर्थ होता है, जैसे ये इज आर एम बाहर करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद V4 यानी वर्ब 1 प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां देख रहे हैं हम लोग कि क्या वह तुमसे बात कर रही है, तो वह को सब्जेक्ट यहां है वह, और इसका अंग्रेजी सी होगा, तो सी के अनुसार पहले सब्जेक्ट ही देख लेंगे और उस सब्जेक्ट के अनुसार इज लगेगा कि आर लगेगा या कि एम लगेगा, जो लगेगा उसे बाहर करेंगे। तो सी के साथ इज लगेगा तो इज को हम लोग बाहर किए, तो इज, उसके बाद वह का सी, उसके बाद V4 लेना है तो टॉकिंग, इज सी टॉकिंग टू यू, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। क्या वह तुमसे बात कर रही है, इज सी टॉकिंग टू यू। यहां देखिए क्या मूसलाधार वर्षा हो रही है, यहां पर मूसलाधार का अंग्रेजी कैट्स एंड डॉग्स होता है, याद रखेंगे। और जहां भी वर्षा हो, आंधी हो, तूफान हो, ठनका हो, बिजली हो, इस सब का सब्जेक्ट इट लगता है। इट के साथ हम लोग इज लेंगे बाहर, इज इट रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब आप लोग कुत्ता बिल्ली अर्थ मत निकालिएगा, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है मूसलाधार।
कैट्स एंड डॉग्स, याद रखेंगे। उसके बाद है, क्या हम लोग अभी उपन्यास पढ़ रहे हैं? तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, तो हम लोग वी के साथ आर लगता है, तो आर को लेंगे पहले। आर वी पढ़ रहा है का रीडिंग अ, उपन्यास का नोवेल, और अभी का नाउ। आर वी रीडिंग अ नोवेल नाउ? क्या हम लोग अभी उपन्यास पढ़ रहे हैं? आप आशा करता हूं इंट्रोगेटिव भी समझ गए होंगे। फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, इज आर एम को बाहर कर लेना भाई, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। बहुत बार ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब नहीं वाला भी वाक्य होता है। जैसे अगर यही रहता कि क्या वह तुमसे बात नहीं कर रही है, तो बस सब्जेक्ट के बाद यहीं पे नॉट ऐड कर देते, यही हो जाता आपका। यहाँ पे देखिए, इज सी नॉट टॉकिंग टू यू, इज इट नॉट रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो लग जाता क्या मूसलाधार वर्षा नहीं हो रही है? क्या हम लोग अभी उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं? आर वी नॉट रीडिंग अ नॉवेल नाउ? आगे चलते हैं, मैं आपको बता दूं डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, एक क्या वाला जिसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, और एक डब्ल्यू एच यानी उसमें व्हाट वेयर व्हेन वाई लगा होता है, तो उसी को हम लोग डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव कहते हैं। आइए समझते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, याद कर लीजिएगा, हर टेंस में जरूरत है। वेयर मीन्स कहाँ होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, वाई मीन्स क्यों होता है, और हाउ मीन्स कैसे होता है। और भी बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देंगे कि सबसे पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ एक मिसिंग है, सब्जेक्ट लेंगे, और तब इज आर एम लेंगे। याद रहे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद ये सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद प्लस इज आर एम लेना है। एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंटिंग में। डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बाद इज आर एम, ये राइट है। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए था, तब वी फोर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा। मैं आपको अलग स्ट्रक्चर ही लिख देता हूँ, डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस इज आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, प्लस क्वेश्चन मार्क, ये याद रहे। ये थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हुआ है लिखने में, उसको ध्यान रखेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है डब्ल्यू एच क्वेश्चन इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, यहीं छूटा हुआ है, फिर वी फोर, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ डब्ल्यू एच क्वेश्चन में व्हाट है, यहाँ वेयर है, यहाँ व्हेन है, यहाँ वाई है, यहाँ हाउ है, याद रखना है। आगे इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो जैसे ये क्यों आया, इसी को हम लोग बाहर करेंगे, देखिए, और इसका अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और हम लोग के साथ लगेगा आर, फिर सब्जेक्ट रखेंगे वी, फिर नॉट हो तो नॉट, नहीं लगा है इसलिए नॉट ले रहा है। वाई आर वी नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। फिर है सीता पटना कब जा रही है, इस कब को बाहर निकालिए और लिखिए व्हेन इज, सीता के साथ इज लगेगा इसलिए ले लिया, व्हेन इज सीता गोइंग टू पटना। फिर आगे, आप लोग परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले कैसे को बाहर लाएंगे और लिखेंगे हाउ, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर में दिया है कि पहले हम लोग को डब्ल्यू एच क्वेश्चन ही लेना है, यही लेना है, उसके बाद इज आर एम लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है ये, उसके बाद वी फोर लेना है,
तो उसी के अनुसार हम बना रहे हैं। WH क्वेश्चन हो गया, कैसे का हाउ, और आप लोग के साथ यहाँ आर लगेगा। आप लोग के साथ क्या लगेगा? आर, हाउ, आर, और आप लोग का यू। और परीक्षा की तैयारी करने का होगा प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन क्वेश्चन में। आशा करता हूं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे, और फिर मिलते हैं। जो 12th क्लास के छात्र हैं, इस साल एग्जाम जिन्हें देना है, एक टेंस का मैं 50 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चंस का वन शॉर्ट टाइम एंड टेंस प्रॉब्लम खल्लास वीडियो जारी करने वाला हूं। आप लोग जरूर देख लेंगे, या जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके घर में यदि 12th के बच्चे होंगे, वे जरूर उन्हें कह देंगे कि उस लेक्चर को जरूर देख लेंगे। उसमें बिहार बोर्ड में पूछ दिए गए 2009 से 23 तक का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्लस अदर क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो आशा करता हूं आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझे होंगे। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप अभी तक वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।